एक्सरसाइज कौन सी चलेगी? एवरेज। ठीक है, एवरेज। एवरेज का मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? औसत। ठीक है भाई, अपने भारत में किसी से बोलो ना कि एप्पल का मतलब क्या होता है? सेब। और किसी से पूछो कि सेब का मतलब क्या होता है? एप्पल। ऐसे तो बता दिया जाता है। मतलब अंग्रेजी में पूछोगे कि भाई ये क्या चीज होती है, हिंदी बता दी जाएगी, और हिंदी में पूछोगे तो अंग्रेजी बता दी जाएगी। बस ये होता है समझाने का तरीका। ये थोड़ा ही होता है कि एवरेज का मतलब होता है औसत, और औसत का मतलब होता है एवरेज। क्या होता है एवरेज? मैंने ये पूछा, एवरेज क्या होता है? क्या होता है एवरेज? भाई एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज का मतलब होता है कि बराबर बराबर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो सब चीज को, है नहीं? औसत। जैसे मान लो आपने कहते हैं ना कि मोटरसाइकिल अपनी चल रही है, कि अपनी मोटरसाइकिल कितने का एवरेज दे रही है? बता देना, बता दें कि मोटरसाइकिल मेरी 50 का एवरेज दे रही है। तो 50 का एवरेज देने का मतलब क्या? भाई 50 का ऐसे बोलते हैं ना कि कितना ले रही है? 50 का एवरेज दे रही है मोटरसाइकिल। तो क्या दे रही है? 50 किलोमीटर पर लीटर। इतना ही तो एवरेज दे रही है, 50 किलोमीटर पर लीटर। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि 1 लीटर, 50 किलोमीटर जब आपकी मोटरसाइकिल चलेगी तो 1 लीटर पेट्रोल खा जाएगी। ये एवरेज है नहीं? एवरेज यहाँ पे आप लिख लो। ठीक है, एवरेज का देखो मतलब क्या होता है? एक तरह से होता है, हम क्या निकाल रहे हैं? एक तरह से मध्य मान निकाल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, मध्य। या फिर आप बता सकते हो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने वाली ऐसी राशि जो सब पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही। ठीक है, जैसे मान लो एक राशि है हमारे पास में, भाई एक है 40, एक है 50, और एक है 60, और एक है 70। अब हमसे कोई कह रहा है कि इसका ना एवरेज बता दो कितना होगा? 40, 50, 60 और 70 का एवरेज बता दो कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे 40, 50, 60 का 70 का एवरेज? तो देखो औसत जो डायरेक्ट आप निकालते हो, जो हम तुम किताबों में पढ़ते हैं, औसत का एक फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है? सभी आंकड़ों का योग, है नहीं? सभी आंकड़ों का योग, सभी आंकड़ों का योग, और डिवाइड कर दो आंकड़ों की कुल संख्या, आंकड़ों की कुल संख्या से। कुल संख्या, भाई बात मत करो। तो यहाँ पे सभी आंकड़ों का योग करूंगा तो एक तो तरीका ये है कि मैंने 40 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 70 कर लिए, और कितने आंकड़े हैं? 4, तो 4 से मैंने डिवाइड कर दिया। अब 40 और 50 90 हो गया, 90 और 60 150, और 150 और 70 कितना हो गया? 220 हो गए। और 220 को मैं 4 से डिवाइड कर दूं तो कितना आ जाएगा? 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20, तो 55 आ जाएगा। आ जाएगा ना? आ जाएगा भाई। इसका औसत कितना आ जाएगा? 55 आ जाएगा। तो 55 का मतलब क्या? ना तो हमने 40 छोड़ा, ना 50 छोड़ा, ना 60 छोड़ा, ना 70। कोई कह रहा है मैं 40 चला, फिर 50 चला, फिर 60 चला, फिर 70 चला। एक एवरेज चाल से बता दो कितना चला। तो एक एवरेज चाल से कितना चला? 55 के हिसाब से चला। ठीक है ना, समझ में आ गई? तो एवरेज क्या होता है? सभी आंकड़ों का योग निकालो, कुल आंकड़ों से मतलब भाग दे दो। ठीक है, तो इस तरह से निकलता है एवरेज। एवरेज का मतलब है कि हमने इन वैल्यू को सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सबके लिए बराबर बराबर कर दिया, सबको एक समान कर दिया। ठीक है, तो वो होता है तुम्हारा औसत। अब औसत निकालने के तरीके हैं। ये तो मैंने फॉर्मूला बता दिया जो आपको हमेशा याद ही रखना है। कहीं पे कोई फॉर्मूला काम ना आएगा, कोई ट्रिक काम ना आएगी, ये आपका हमेशा काम आएगा। ठीक है, यानी ये फॉर्मूला आप याद रखना। अब देखो इसे निकालने के तरीके बहुत सारे बताते हैं कि भी इसका औसत निकालने का तरीका और बता दो कोई। तो बहुत सारे तरीके हैं यानी औसत निकालने के। उनमें एक तरीका अपना कंपटीशन में चलता है। जैसे मान लो 40 का, 50 का, 60 का, 70 का एवरेज निकालना है नहीं। अब एवरेज निकालना है तो इसमें से कोई सा भी आप आंसर मान लो। ठीक है, ये उतार लेना आप, है नहीं, नोट कर लेना ये फॉर्मूला। सभी आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़ों की संख्या से भाग दे दो, औसत निकल जाएगा। लेकिन अगर इससे करेंगे और अपने सवाल कंपटीशन में करेंगे तो टाइम लगता है। तो ऐसा हमें मेथड चाहिए जो जल्दी निकाल के दे दे सबका एवरेज। और वो तरीका क्या है? इनका सबका एवरेज अपनी तरफ से मान लो, कुछ अपनी तरफ से कुछ भी मान लो आप। मैं ना कह रहा कि भी कोई सा भी मानो, आप 50 मान लो, 60 मान लो, 70 मान लो, इनमें से कोई सी वैल्यू मान लो, है नहीं, कोई सी भी। मैं क्या मान ले रहा हूँ? चलो 50 मान ले रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। मैंने क्या मान लिया कि भी इन सब आंकड़ों का मतलब जो औसत है वो कितना है? वो 50 है मेरे पास में। ठीक है, अब 50 है तो मैं क्या करूंगा? कंपैरिजन करूंगा। मैंने 50 माना है तो ये मैं सोचूंगा कि भी 40 जो लेके बैठा है इस औसत से जो माना हुआ है मैंने, कितना ज्यादा है या कितना कम है। तो ये कितना ज्यादा है या कितना कम है? तो कम है। कितना कम है? 10 कम है। तो मैं इसे 10 माइनस लगा दूंगा। ये वाला जो आंकड़ा लिखा हुआ है वो हमारे माने हुए एवरेज वाले से कितना कम है? 10 कम है। ठीक है, ये वाला कितना कम ज्यादा है? तो ये 0 कम है।
ये 60 कितना ज्यादा है, तो 50 से ये कितना ज्यादा है, +10 ज्यादा है, ठीक है। और ये कितना ज्यादा है, तो ये +20 ज्यादा है। तो आपने ऐसे नोट कर दिया। अब प्लस माइनस वाली इन्हें इक्वली काट दो, जो जो कट रहा है। जैसे -10 से +10 खत्म हो जाएंगे, मतलब कुल मिला के ये ऊपर लेना है। तो +10 से -10 खत्म हो गए, कितना बचा, 20 बचा। इसका मतलब है 20 हमें कितने लोगों में बांटना है, 1 2 3 4 जगह बांटना है नहीं। तो मैं क्या करूंगा, इसे 4 जगह बांटूंगा तो कितना कितना पड़ेगा, 4 पंजे 20, 5 5 पड़ेगा। इसका मतलब ये निकला, देखो अगर यहाँ पे ये पॉजिटिव आया है, यानी धनात्मक आया है, ये बात ध्यान रखनी है। अगर ये मान आपका धनात्मक आ रहा है, धनात्मक बच रहा है, तो इसका मतलब है जो आपने औसत माना है उसमें आपको प्लस करना है। और अगर ये नेगेटिव आया है, माइनस में बचता, तो फिर इसका मतलब उतना ही ऋणात्मक करना है, उतना ही माइनस करना है, ठीक है। बस इतना याद रखना है, इतना याद हो गया तो फिर आपकी कहानी बन गई। अब देखो 5 आया इसका मान, तो इसका मतलब जो औसत मैंने माना है उसमें क्या करना है, 5 ऐड करना है। तो कितना हो जाएगा, 50 + 5 55 एवरेज हो जाएगा। जो हमने पहले निकाला था उतना ही आया ना, है नहीं। अब मान लो आपने, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि भी 50 मान लिया आपने, तो 50 की जगह कुछ और मान के दिखाओ। तो देखो आप कुछ भी मान लो यहाँ पे, यानी मैं यहाँ पे 70 मान ले रहा हूँ, ठीक है। 70 से भी आंसर आ जाएगा, ये जरूर ना है कि कम से आंसर आएगा, हमेशा ज्यादा से भी आंसर आएगा, कोई सा मान लेना। मैं कह रहा हूँ 70 मान लिया इस बार आंसर, है नहीं। ये बताओ 40 70 से कितना कम है, तो आप कहोगे 30 कम है, तो माइनस में लिखूं। 50 कितना कम है, -20 कम है। 60 कितना कम है, -10 कम है। ये कितना कम है, 0 कम है, ठीक है। अब देखो प्लस माइनस तो कुछ कटेगा ना, है नहीं। तो हमें क्या करना है, ये सारे ऐड करेंगे, माइनस माइनस के सारे प्लस हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे, 30 और 20 50 और 10 60, यानी माइनस का 60 हो गया, हो गया। अब मैं कितने लोग हैं यहाँ पे, 4, तो 4 से डिवाइड करूंगा, कटेगा तो कितना आ जाएगा, -15 आ गया, -15। मतलब है कि जो आपने औसत माना है उसमें से अभी आपको 15 कम करना पड़ेगा, तब जाके सही औसत आएगा। तो मैं क्या करूंगा, 70 में से 15 घटा दूंगा, और 17 में से जब 15 घटाऊंगा तो कितना आंसर आएगा, तो बताओ कितना आएगा, 55 ही आ जाएगा। तो बताओ आंसर पे कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क ना पड़ा। मान लो मैंने औसत ये वाला ना माना होता, है नहीं। औसत में क्या मान ले रहा हूं, अब क्या मैं 52 मान ले रहा हूं। इनमें से कोई सी संख्या ना मानी, इनमें से देखो कोई सी संख्या ना है। अब मैंने 52 मान लिया, तो बताओ 40 52 से कितना कम है, ये वाला 52 कितना कम है, 12 कम है। ये 50 52 से कितना कम है, 2 कम है। ये कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है। ये कितना ज्यादा है, ठीक है, 18 ज्यादा है, सही है। अब मैं दूसरी वैल्यू मानी है, अब इन्हें सॉल्व कर लो। देखो प्लस के 8 है नहीं, और ये माइनस के 12 और माइनस के 2 -14 हो गए, ठीक है। यहां से आप काटो, कितना कट जाएगा, प्लस के 4 बचेंगे, 4 और 8 कितने बचे, 12 बचे। और 12 कितने लोगों में बांटना है, 4 लोगों में, तो 4 से भाग करूंगा तो कितना कितना पड़ेगा, 3 पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि प्लस में आंसर आया, तो मैं क्या करूंगा, प्लस जोड़ दूंगा, तो 52 और 3 कितना हो जाएगा, 55। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि आंसर पे कोई फर्क पड़ेगा ना, कोई सा भी मान लेना। बात क्लियर होगी ना, होगी। तो ऐसे आप औसत निकालोगे किसी भी संख्या का, तो ये शॉर्ट तरीका है, मतलब कैलकुलेशन आसान हो जाती है, वैल्यू छोटी हो जाती है, बस और कुछ ना होता है। जैसे हम वैसे भी औसत निकाल सकते हैं, सभी आंकड़ों का योगफल बटे कुल आंकड़ों से भाग करा दो, उससे क्या होगा, उससे वैल्यू बड़ी बड़ी होंगी। इससे आपने कोई ऐसी वैल्यू मानो, देखो मान के तो 100 भी आंसर हो जाएगा, मैं यहाँ पे औसत 100 मान लूं तब भी आंसर आ जाएगा, लेकिन फिर वही बात है, बड़ी बड़ी वैल्यू हो जाएंगी तो उससे सॉल्यूशन करने में दिक्कत आएगी। तो इससे अच्छा है ऐसी वैल्यू आप मानो, इनके बीच में आइडिया लगा के अपने आप ही जज करके कि जो इनके बीच में हो, पास पड़ोस में इन संख्याओं के लमसम बराबर हो, ठीक है। तो आपका आंसर फिर ज्यादा कैलकुलेशन न करनी पड़ेगी, छोटी कैलकुलेशन हो जाएगी। अब मान लो आपने मान लिया 100 मान लिया, छोटी छोटी वैल्यू है, तो आंसर तो आ जाएगा, लेकिन फिर कैलकुलेशन तो आपने हार्ड बना ली ना। फिर इस मेथड का क्या इस्तेमाल करा आपने, जो सरल करना चाह रहे थे वो तो और ज्यादा टफ हो गया ना, इसलिए मतलब ऐसा मेथड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो मैं अब सवाल दे रहा हूं, आप निकाल के दिखाओ जल्दी से, ठीक है। एक सवाल करते हैं, मैं एक सवाल और समझा दूं, नहीं ये तो मैंने बता ही दिया आपको। देखो अगला सवाल है जो औसत आपको निकालना है, ठीक है। आप सरल सरल सवाल करो पहले, फिर मैं एक टफ सवाल भी कराऊंगा बाद में। आप इसे लिख के दिखाओ जल्दी से। देखो 35, ठीक है, कॉमा 15 25 45 75, ठीक है। कितने आंकड़े हो गए, 1 2 3 4 5, इनका औसत निकाल के दिखाओ। 35 15 25 45 और 75 का औसत निकालना है, जल्दी से निकालो। कर लिया ना, जल्दी बताओ, आंसर आ गया ना, आ गया। मैं समझा दे रहा हूं, देखो आप समझ लो, यानी जिसका आंसर ना है इधर ध्यान दो। इसका औसत क्या माना आपने, कुछ भी मान लो आपने, नहीं 35 15 50 कुछ भी मान लो आप, ठीक है। मैंने मान लिया इसका औसत 40 मान लिया, चलो ठीक है।
मैंने क्या मान लिया अपनी तरफ से 40 मान लिया, इसका औसत मैं 40 मान ले रहा हूँ। अब बताओ 35 40 से कितना कम है, तो 5 कम है, ठीक है। 15 40 से कितना कम है, तो ये आपका 25 कम है, ठीक है, 25 कम है। 25 40 से कितना कम है, तो ये 15 कम है। 40 45 से कितना ज्यादा है, तो ये 5 ज्यादा है। 75 40 से कितना ज्यादा है, तो ये 35 ज्यादा है। जो ज्यादा है वो प्लस में लिखना है और जो कम है वो माइनस में लिखना है बस। अब यहाँ पे प्लस माइनस काट दो, देखो +5 से -5 खत्म हो जाएंगे, है नहीं। और 25 और 15 कितने हो गए, 25 और 15 40 हो गए, और 40 ये प्लस के 35 है, तो ये माइनस के 40 से प्लस के 35 कटेंगे तो कितना बचा, माइनस के 5 बचे। अब माइनस के 5 कितनी जगह डिस्ट्रीब्यूट करने, 1 2 3 4 5 जगह, है नहीं। 5 इसे काटोगे तो कितना बार कटेगा, माइनस का 1 कटेगा। इसका मतलब है माइनस में आ रहा है, और माइनस में आ रहा है मतलब हमने जो औसत माना है उसमें से हमें -1 करना पड़ेगा। तो 40 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 39 बचेगा। तो सिंपली कर लोगे ना, कर लोगे ऐसे सवाल, कर लोगे ना, कर लोगे, ठीक है। बात समझ में आ गई ना, आ गई। अब तो कराने की जरूरत ना है ऐसे सवाल, ठीक है। तो ऐसे तो कर ही लोगे। अब मैं और तरह के सवाल दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसे सवाल अभी कभी आए, जो मेथड है जो मैं समझाना चाह रहा था वो समझ में आ गया होगा तुम्हें, ठीक है। अब अगला सवाल करके दिखाओ। अब मैं सिंपल सिंपल सवाल दे रहा हूँ अभी, ठीक है। आप करके दिखाओ। 1 से 100 तक, 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का, सभी प्राकृतिक संख्याओं का, प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा, संख्याओं का औसत कितना होगा, निकालोगे जल्दी से। 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल सवाल है, जल्दी से करके दिखाओ, सबका आंसर आ जाना चाहिए। अब अगर उस मेथड से करोगे, सभी आंकड़ों का योगफल डिवाइड बाई आंकड़ों की संख्या, तो आप 1 से 100 तक पहले जोड़ोगे, सब जोड़ोगे ना, जोड़ोगे। फिर 1 से 100 तक की सभी संख्याओं से भाग करोगे 100 से, ठीक है। तो कितना लंबा हो जाएगा, करो जल्दी से, कैसे करोगे लंबा, आसान तरीका क्या है। लगाओ दिमाग, मान के भी ना कर सकते हो। अब दोनों मेथड फेल हो गए ना, हो गए। मानने वाला भी तरीका फेल हो गया। आप सोच रहे हो कि मान लो कोई 1 से 100 तक की गिनती लिखो सभी, अब उसमें से कोई मान लो औसत, तो मान के करोगे तो वो मेथड भी तो फेल हो गया ना, हो गया। मैंने क्या बताया, ट्रिक हमेशा लिमिटेशन होती है, ट्रिक की, ट्रिक हमेशा फेल मार जाती है। करो आप, कैसे करोगे देखो। 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का औसत बताना है, तो इसका मतलब है कि सारी संख्या कौन सी, 1 आएगी, 2 आएगी, प्राकृतिक तो यही है, 4 आएगी, 5 आएगी, है नहीं। देख लो, समझ लो, नहीं ये यहाँ तक लास्ट तक जाऊंगा तो कहां तक चलूंगा मैं, 100 तक। मतलब इतनी सारी संख्या पढ़ेंगी, कितनी संख्या पढ़ेंगी टोटल, 100 पढ़ेंगी। 100 संख्याओं का औसत निकालना है। अब एक तो तरीका मेरा क्या है, बेसिक तरीका क्या था कि मैं अगर औसत निकाल रहा हूं, नहीं मैं इसे समझो, देखो बेसिक तरीका क्या था कि मैं सारी संख्याओं का पहले योगफल निकालूं, 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं का योगफल। अब योगफल निकालना आना चाहिए, तो योग करना है, और कितनी संख्या है, 100 संख्या, तो 100 से मुझे भाग करना है। अब टोटल योगफल निकालूंगा तो कितना आएगा, 1 से 100 तक आप जोड़ोगे तो फॉर्मूला लगाओ n+1/2, या फिर 100 का आधा कर दो, 50 50 दो जगह लिख दो, कितना आ जाएगा 50 50, यानी 5050 आ जाएगा, ठीक है। और बटे कितना है 100, 0 से आप 0 काट दोगे, 10 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा 50.5, 50.5 आ गया, आगे ना आ गया। तो एक तो ये तरीका है, ये पता होना चाहिए कि 1 से लेकर 100 तक हमने जोड़ा तो कितना आ गया 5050। ये मैंने कौन से तरीके से जोड़ा है, n+1/2 से, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, सबसे लास्ट की संख्या 100 लिखो, और n का मान 100 में से 1 जोड़ दो तो 101, और बटे कितना हो जाएगा 2, 2 से आप काटोगे 50, और 50 की गुणा कराओगे 101 की तो कितना आ जाएगा 5050 आ जाएगा, ठीक है। ये वाला ऐसा योगफल आ गया। इस योगफल को 100 से मतलब भाग करा दिया तो आपने 0 से 0 काट दिया, 10 से भाग करोगे कितना आ जाएगा 50.5 आ गया, ठीक है। ये तो हो गया अपना बेसिक तरीका, आना चाहिए जो कि, लेकिन ऐसे भी ना करना, ऐसे करोगे तो बहुत लंबा लगेगा। इससे और क्या करना है, छोटा कैसे कर सकते हो, देखो जब औसत निकालते हैं और ये एक रेगुलर इंटरवल में चल रही है संख्या, है नहीं, इनका इंटरवल बराबर है, एक समांतर सीरीज है, ठीक है। ऐसे जब रेगुलर इंटरवल बराबर होता है ना, जब इनके बीच में अंतर, जैसे 2 में से 1 गया तो 1, 3 में से 2 गया तो 1, 4 में से 3 गया तो 1, जब अंतर बराबर होता है जिसे बोलते हैं सारबंतर, है नहीं। सारबंतर मतलब सब में संख्याओं में अंतर बराबर चल रहा है, तो फिर एवरेज निकालना बहुत ही आसान होता है। फिर क्या करते हैं, पहली संख्या लो और लास्ट की संख्या लो और उसका आधा कर दो, बस देखो, ठीक है। औसत निकालते समय क्या करोगे आप,
फर्स्ट और लास्ट, ठीक है, और बटे क्या करोगे 2। तो फर्स्ट संख्या क्या है 1 और लास्ट संख्या क्या है 100, और आधा करूंगा तो कितना हो जाएगा 101, और बटे कितना हो जाएगा 2, 2 से डिवाइड करो जरा। 100 का आधा तो 50 हो गया, और 1 का आधा कितना हो गया आधा हो गया, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 50.5 आ जाएगा। याद रखना है औसत, ठीक है। ये तरीका से करना है, इस वाले तरीके से। अगर समांतर इंटरवल है, यहाँ पे सार्वंतर समान है, तो आप क्या करोगे, आप फर्स्ट और लास्ट को लेके और डिवाइड कर दोगे 2 से, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। करो जल्दी से। चलो इससे अगला सवाल करके दिखा दो तो मुझे, अब देखो कितने लोग कर देंगे। अब यहाँ पे मैंने लिखा है प्राकृतिक संख्या, है नहीं, मैं लिख दे रहा हूं सभी सम संख्या। बताइए जरा आंसर कितना आएगा। 1 से 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत, औसत, ठीक है, कितना होगा 1 से 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत। बताओ जल्दी से कितना आंसर आएगा। सभी सम संख्याओं का औसत लेना है, सिंपल सिंपल से सवाल है, जल्दी से करो। जीरो वैसे तो संपूर्णांक है, लेकिन धनात्मक सम संख्या में शामिल ना करते हैं, ठीक है। 100 तक की अगर सम संख्या लोगे तो सबसे पहली जो सम संख्या पड़ेगी वो 2 पड़ेगी, ठीक है। देखो सम संख्या आप स्टार्ट करोगे, वैसे तो जीरो भी धनात्मक पूर्णांक होता है, लेकिन जीरो आपने पढ़ा होगा ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। तो आप उसे धनात्मक, जब हम सम विषम की बात करते हैं तो धनात्मक संख्या ली जाती है, ठीक है, धनात्मक की बात करते हैं केवल। तो इसका मतलब धनात्मक में सबसे पहले जो पड़ेगी वो कौन सी पड़ेगी 2 पड़ेगी। ऐसे तो हम 100 से नीचे -2 भी तो ले सकते हैं, लेकिन ये ऋणात्मक हो जाएगी। -4 भी तो ले सकते हैं, ये भी सम संख्या है, लेकिन ये ऋणात्मक की बात ना चल रही, यहाँ पर लेनी है धनात्मक, है नहीं। 1 से 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत लेना है, तो 2 लेनी है। 2 के बाद में कौन सी आएगी 4 आएगी, 4 के बाद में 6 आएगी, ऐसे ही लास्ट तक चलेंगे तो 100 तक चलेंगे तो कौन सी आएगी सबसे लास्ट में 100 आएगी, है नहीं। इससे पहले 98 आएगी। तो हमें औसत निकालने का मैंने क्या तरीका बताया, अगर ये इंटरवल समान है तो क्या करोगे फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के आधा कर दो, ठीक है, तो औसत आ जाएगा। तो औसत कितना आ जाएगा, फर्स्ट कितनी संख्या है 2, लास्ट संख्या कितनी है 100, जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 102, और 102 का आधा करोगे तो कितना हो जाएगा 51 आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप लिखो जल्दी से। सम की जगह मैं अब कर दे रहा हूं विषम, तो विषम का बताओ जल्दी से आंसर कितना होगा। अगर मैं सम की जगह विषम कर दूं तो कितना आंसर होगा। तो क्या लोगे आप 1 लोगे, फिर कौन सी आएगी 3 आएगी, फिर 5, और सबसे लास्ट में कौन सी आएगी 99, 100 थोड़ा ही आएगी। अब क्या करोगे फर्स्ट और लास्ट जोड़ोगे तो 99 और 1 कितना हो गया 100, और आधा करोगे तो कितना आ जाएगा 50। तो सभी विषम संख्याओं का जो औसत आएगा वो कितना आएगा 50 आएगा, और 1 से 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत जो आएगा वो 51 आएगा। तो देखो अलग अलग है आंसर, सम का 51 आ रहा है और विषम का 50 आ रहा है, सेम मत कर देना। तो इसे भी नोट करो भी जल्दी से। ये हो गया सम संख्याओं का, है नहीं। एक सवाल जो तुम्हें फंसा सकता है, ठीक है, और इसका शायद ही तुम्हारा आंसर सही हो, शायद ही तुम गलत करोगे, एक आध बच्चे का सही आएगा। आप बता दो जल्दी से। 1 से 100 तक की सभी, ठीक है, 1 से 100 तक की सभी पूर्ण संख्याओं का औसत, ठीक है। यहां पे मैंने लिख दिया पूर्ण, और ये पूर्ण का मतलब है इंग्लिश में होल, ठीक है, होल नंबर। 1 से 100 तक की सभी पूर्ण संख्याओं का औसत। अब तुम गारंटी से फंस जाओगे, पक्का फंसोगे, ठीक है। इस सवाल का जो आंसर देगा जल्दी से बताओ कौन देगा। कितना आंसर आ रहा है आसिफ, कितना आंसर आ रहा है, हरिओम बताओ। पूर्ण संख्या है, अरे समझ लो पहले भाई, एक सवाल तो ये है, एक सवाल में इसे ऐसे भी कर सकता हूं, देखो बहुत अंतर रहता है सवालों में, थोड़ी लैंग्वेज से। प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं का औसत, पूर्ण संख्याओं का औसत। देखो दोनों ही सवाल अलग है, औसत कितना हुआ। प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं का औसत और 1 से 100 तक की सभी पूर्ण संख्याओं का औसत, ठीक है। होल नंबर तो जानते ही हो, पूर्ण संख्या कौन सी होती हैं। पूर्ण संख्या वैसे तो 0 से स्टार्ट होती है नहीं, 0 लगा के पूरा का पूरा सेट होता है, प्राकृतिक संख्याओं के आगे 0 लगा दो तो पूरा सेट बन जाता है होल नंबर का, ठीक है।
तो इसका मतलब है होल नंबर 0 से स्टार्ट होती हैं। लेकिन ये बात कहां से कर रहा है इस वाले सवाल में, ये कह रहा है 1 से 100 तक जाना है, तो इसका मतलब 0 तो इसने बोला ही ना, समझ में आई ना ये बात। 0 तो बोला ना है, 1 से बोला है। जब 1 से बोला है तो हम क्या करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 भी अपने आप में पूरी है, ठीक है। फिर 2 आएगी, फिर 3 आएगी, फिर लास्ट तक जाएंगे तो 100 आएगी। अब निकालेंगे औसत, तो सबसे पहली संख्या कौन सी पड़ी, सबसे पहली संख्या पड़ी 1 और सबसे लास्ट की क्या पड़ी 100, और जोड़ेंगे तो आधा कितना हो जाएगा 101 का आधा, 101 का आधा करेंगे तो 50.50 5 आ गया। अब ये तो आ गया तुम्हारा इस वाले सवाल का आंसर। अब करें हमें ये वाला, देखो अगर ये सवाल होता पेपर में, प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं का औसत निकालना है, तो प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं का औसत की बात का मतलब क्या है, अब 0 शामिल करना है। प्रथम 0 से स्टार्ट होंगे पूर्ण संख्याएं, तो अब 100 करनी है मुझे, 0 से स्टार्ट करना है, तो 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, ऐसे मुझे 100 कहां तक कंप्लीट हो जाएगा, 99 तक की गिनती हो जाएगी 100 की। 0 से स्टार्ट करूंगा तो 100 संख्याएं कहां पे कंप्लीट हो रही है 99 तक, यानी प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं का औसत। अब इसका औसत निकालना है मुझे, इसका औसत निकालूंगा तो 99 और 0 जोड़ूंगा तो 99, इसका औसत जो निकालूंगा, ये सबसे ज्यादा गलत होता है, ये वाला सवाल सबसे ज्यादा गलत होता है। तो 99 और 0 जोड़ो आप और आधा कर दो, तो कुल मिला के 99 की आधा करना है, तो कितना आ जाएगा 49.5। ये आंसर आएगा। ये सवाल तो आप इंपोर्टेंट करके नोट कर लेना, याद रखना, सवाल पूछा जाता है पेपर में, आता है प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं का औसत। करो जल्दी से नोटिस है। अब तुम्हें थोड़ी सी लैंग्वेज फंसाने वाली दूं, देखो क्या गलती कर सकते हो आप। आपसे ये सवाल ऐसे पूछ सकता है, सौ और 500 के बीच, 500 के बीच की, ठीक है, बीच की सभी सम संख्याओं का औसत, ठीक है। सम मतलब क्या होता है, इवन, ठीक है। निकाल के दिखाओ जल्दी से। लैंग्वेज पे जरूर ध्यान रखना, मैंने क्या बोला है, 100 और 500 के बीच की सभी सम संख्याओं का औसत कितना होगा, ये लिखा है सवाल। भाई आप लैंग्वेज जरूर पढ़ कर ध्यान दिया करो, लैंग्वेज पे सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाता है कि बोलने वाला सवाल क्या बोल रहा है। और 500 के बीच 300, कितना आंसर आ रहा है, 300 आ रहा है सबका। 100 और 500 के बीच सभी सम संख्याओं का औसत बताना है। चलो देखो, 100 और 500 बीच में सम संख्या लिखो। देखो सबसे पहले 100, फिर कौन सी पड़ेगी 102 पड़ेगी, सम संख्या नहीं, 2 से कटने वाली सम संख्या होती है। फिर 104 आएगी, इसके बाद में मैं चलता जाऊंगा और 500 तक पहुंचूंगा, तो 500 अपने आप में भी सम संख्या है। 500 से पहले जो सम संख्या पड़ेगी वो कौन सी पड़ेगी, 498 पड़ेगी, सम संख्या 2 के अंतर से आती है। फिर 496 पड़ेगी, ठीक है। ऐसे सम संख्या लिखी जाएंगी 100 से लेके 500। अब इसने क्या बोला है, ये बोला है 100 और 500 के बीच, तो इसका मतलब है ना तो 100 लेना और ना ही 500 लेना, 100 और 500 के बीच की सभी सम संख्याओं का औसत निकालना है। तो जब सबका औसत निकालना है तो इसका मतलब पहली संख्या क्या पड़ेगी 102 और लास्ट की क्या पड़ेगी 498, तो इसे और इसे जोड़ना है, ठीक है, औसत निकालते समय। तो इसका अगर मैं आंसर निकालूंगा तो ये आएगा 102 प्लस 498 और बटे 2, तो ये कितने हो जाएंगे 600, और 600 को मैं 2 से भाग करूंगा तो कितना आ जाएगा 300 आंसर होगा इस सवाल का। आई बात क्लियर हुई, बात क्लियर ना। अब अगला सवाल कर दोगे, ठीक है। चलो भाई इससे अगला सवाल नोट करके दिखाओ आप। मैं अगला सवाल दे रहा हूं, ये उतारो जल्दी से। आप एक सवाल लिख के दिखाओ, 1000 और 2000 के बीच सभी 4 से विभाजित, सभी 4 से विभाजित संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। बताओ भी जल्दी से। 1000 और 2000 के बीच सभी
4 से विभाजित संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। करो जल्दी से। अब तो सिंपल है भाई, 1000 और 2000 के बीच में बताना है और 4 से डिविजिबल होनी चाहिए, 4 से पूरी पूरी भाजित होनी चाहिए। कौन सी संख्या होंगी? 1000 और 2000 के बीच का मतलब है कि ना तो 1000 लेना है और ना ही 2000 लेना है, बीच में लेना है। तो इसका मतलब है कि 1000 के बाद देखनी पड़ेगी सबसे पहले कौन सी संख्या 4 से विभाजित होगी। ठीक है, देखो 1000 तो 4 से कट जाएगी तुम्हें पता है, लेकिन 1000 2000 के बीच में लेना है तो सबसे पहले पड़ेगी 1004। ठीक है, जो कटेगी तुम्हारी 4 से। 2000 भी 4 से कट जाती है, लेकिन 2000 ना लेनी, 2000 से पहले लेनी है। तो 2000 से पहले कौन सी आएगी? तो 2000 से पहले आप लोगे तो इसके बाद में संख्या आती रहेंगी, और इससे आएगी तुम्हारी 1996। मतलब 2000 में से 4 कम कर लो। तो पहली संख्या तो ये पड़ी जो 1000 और 2000 के बीच में है, और 2000 से जो नीचे है वो 1996। ठीक है, तो अब पहली संख्या तो ये मिल गई, लास्ट की संख्या ये मिल गई, जोड़ के आधा कर दो। तो जोड़ के आधा करोगे तो कितना हो जाएगा? 4 इसे दे दो तो 2000 ही हो गए, और 1000 ये तो कितने हो गए भाई? 2000 तो ये हो गए, 1000 ये तो हो गए 3000, और 3000 का आधा कर दो तो कितना आंसर आ जाएगा? 1500 आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब इसमें थोड़ा सा क्या कर सकता है तुम्हें, देखो ये सवाल भी लिखा रहने दो, मैं यहां लिख दे रहा हूं एक सवाल। 300 से 600 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा? इस वाली लैंग्वेज में और ऊपर वाली लैंग्वेज में अंतर है, देखो विषम संख्याओं का अंतर मतलब औसत। इस सवाल का आंसर दो जल्दी से। 300 से 600 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा? अब ऊपर वाली लैंग्वेज में और इस वाली लैंग्वेज में अंतर कर लेना, पहले अंतर है दोनों में। उसमें 1000 और 2000 के बीच है, यहाँ पे लिखा हुआ है 300 से 600 तक। तो ये तक और के बीच में याद रखा करो, इनसे गड़बड़ हो जाती है, गलतियां हो जाती हैं। कितना आ रहा है? 450 आ रहा है भाई। देखो बच्चों, सबका 450 आ रहा है ना, आ रहा है। इसका मतलब समझ रहे हो ना, 300 600 तक, मतलब 300 से 600 तक का मतलब 300 भी लेना है और 600 भी लेना है। ठीक है, लेकिन मुझे देखनी क्या है? विषम संख्या देखनी है। तो 300 तो विषम है ना, 300 विषम थोड़ा ही है, तो 300 के आगे विषम देखनी है। 300 के आगे विषम कौन सी पड़ेगी? 301 पड़ेगी। और इधर में जाऊंगा, चलता जाऊंगा 600 से पहले कौन सी विषम पड़ेगी? 600 तो समय, तो वो पड़ेगी 599। ठीक है, ये वाली। तो इसका मतलब है मुझे जाना तो था 300 से 600 तक, लेकिन 300 और 600 अपने आप में विषम है ही ना, तो मुझे मतलब विषम देखनी पड़ेगी। तो इसके आगे विषम है 301 और इससे पहले विषम है 599। अब इन्हें जोड़ कर आधा कर दूंगा, तो एक में से दे दूंगा, कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा 600। एक इसे दे दूंगा तो 600, और 300 ये वाले, तो कितने हो गए? 900 हो गए। और 900 को मैं आधा कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 450 आंसर होगा। इस सवाल का जो आंसर होगा कितना होगा? 450। करो जल्दी से नोट। देखो और कैसे कैसे सवाल आते हैं, यहां तक नोट करो जल्दी से। हाँ जी, सम होता तो आप बिल्कुल 300 बोला है, 300 भी लेते और 600 भी लेते, आंसर तो कोई फर्क ना पड़ता, आंसर तो इतने आता, कोई दिक्कत नहीं। फिर लेकिन संख्या बदल जाती है, कहीं कहीं सवाल गलत हो सकते हैं, ऐसे मैं ये बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, अगला सवाल करो। ठीक है, अगला सवाल देखो, आप करके दिखाओ। 6 के प्रथम 10, ये सवाल आपकी किताबों में भरे पड़े। 6 के प्रथम 10 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। इसे करके दिखाओ। 6 के प्रथम 10 गुणजों का औसत। गुणज का मतलब समझ लेना, गुणज को इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल। और मल्टीपल का मतलब होता है इसका गुणा करके। ठीक है, जैसे 6 का मल्टीपल पहला कौन सा होगा? 6 की 1 में गुणा करके 6 का दूसरा मल्टीपल कौन सा होगा? 6 दूनी 12। 6 का तीसरा कौन सा होगा? 6 तिया 18। ऐसे होते हैं मल्टीपल। बताओ जल्दी से, 6 के प्रथम 10 गुणजों का औसत निकालना है, तो इसका मतलब है 6 का पहला गुणज निकालना पड़ेगा। ठीक है, 6 का पहला गुणज कौन सा होगा? 6 एकन 6,
फिर 6 का दूसरा कौन सा होगा, 6 दूनी 12। ऐसे ही 6 का तीसरा कौन सा होगा, 6 × 18। लेकिन हमें सारे थोड़ा ही लिखने हैं, हमें तो पहला लिखना है सबसे और सबसे लास्ट का लिखना है। तो 6 का प्रथम 10 गुणज लिखने हैं, तो पहला तो हमने लिख लिया, 6 आ गया। अब 6 का सबसे लास्ट का लिख लो, तो लास्ट का गुणज कौन सा होगा, 6 का 10वां होगा, और 6 का 10वां कौन सा होगा, 60 होगा। तो अब मुझे क्या करना है, इन सब का औसत निकालना है, यहां से लेकर 6 12, मतलब हमें कुल मिला का औसत निकालना था, 6 का 12 का 18 का और फिर आगे चलता कहां तक, 60 तक। ऐसे इसका औसत निकालना था कुल मिलाकर। ये सवाल जो है ऐसे पूछना चाह रहा है। तो पहली संख्या क्या है, 6, लास्ट की संख्या क्या है, 60। तो 6 और 60 जोड़ूंगा तो कितना हो गया, 66, और 66 का आधा करूंगा तो कितना हो जाएगा, 33 आंसर हो जाएगा। तो यहां तक कोई दिक्कत किसी को, करो जल्दी से अभी नोट। अगला सवाल करके दिखा दो, लिखो 4 के प्रथम 20 गुणजों का औसत, 20 गुणजों का औसत। ये सवाल तुम्हारे लिए, तुम करके दिखाओ जल्दी से। 4 के प्रथम 20 गुणजों का औसत कितना होगा, 42 निकालो जल्दी से। भाई राधा तुम बताओ आंसर जल्दी से इसका। चार के प्रथम 20 गुणजों का औसत। सिंपल है सवाल, ज्यादा टफ नहीं है ये वाले, भी गलती होने की संभावना बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। कितना आ रहा है, सबका आ गया हुआ है नहीं, तो कितना निकालोगे, देखो 4, जिसका आंसर नया चेक कर लो। भाई 4 का पहला गुणज 4 है, दूसरा 8 है, और हमें तो जाना है लास्ट वाले पे। तो 4 का 20वां गुणज कौन सा होगा, 80 होगा, है नहीं। हमें तो पहली संख्या और लास्ट की संख्या जोड़ का आंसर दे देना है। तो कितना आ जाएगा, 4 और 80 कितना हो जाएगा, 84, और 84 का आधा कितना होगा, 84 का आधा होगा 42। ठीक है, तो ये वाला आंसर होगा 84 का आधा 42। चलो भाई, अब एक बढ़िया सा सवाल मैं तुम्हें दूंगा, नहीं एक सवाल लिखो आप, एक सवाल आप करके दिखाओ। 4 संख्याओं का औसत, 4 संख्याओं का औसत, 4 संख्याओं का औसत 30 है। ठीक है, पहली संख्या, पहली संख्या, पहली संख्या बाकी की, बाकी की 3 संख्याओं, बाकी की 3 संख्याओं के योग का 1/3 है, 1/3 है। तो पहली संख्या कौन सी है, तो पहली संख्या कौन सी है, पहली संख्या कौन सी है, ये बताना। 4 संख्याओं का औसत 30 है, पहली संख्या बाकी की 3 संख्याओं के योग की 1/3 है। तो पहली संख्या कौन सी है, विकल्प दे रखे हैं 40, ये विकल्प है इसके, 40 30 20 10। 40 30 20 कितना आ रहा है सुखवीर, 30 आंसर है। देखो ये सवाल अच्छा है नहीं, इस सवाल का सॉल्यूशन मैं करा दे रहा हूं, आप समझ लो थोड़ा सा। इसका सॉल्यूशन देखो,
चार संख्याओं का औसत 30 दे रखा है, यानी पहली संख्या बाकी की तीन संख्याओं के योग की कितनी है, 1/3। तो इसका मतलब है कि पहली संख्या और दूसरी, तीसरी और चौथी, ऐसे लिख लो, चार संख्या है। तो पहली संख्या जो है इसमें कितना दे रखा है, देखो पहली संख्या बाकी की तीन संख्याओं के योग की 1/3 है। तो इसका मतलब इन तीन संख्याओं का योग कितना है, 3 है। तो पहली संख्या उसमें कितनी है, एक लेके बैठी हुई है, यही तो मतलब है। तो पहली संख्या का मान तो एक हो गया, इन तीन संख्याओं का योग कितना हो गया, 3 हो गया। अब मैं औसत कैसे निकालता हूँ, सारी संख्याओं को जोड़कर अलग करता हूँ, मतलब सारी संख्याओं को जोड़कर और जितनी संख्या उनसे भाग करूंगा, तो मैं औसत निकालूंगा अपनी तरफ से। अब अपनी तरफ से जब मैं औसत निकालूंगा तो सारी संख्या जोड़कर कितनी हो जाएंगी, 4। और संख्याएं कितनी है, 4 ही है। और 4 से 4 काटोगे कितना आ गया, औसत 1। और 1 का मान कितना दे रखा है, औसत, 1 का औसत कितना दे रखा है, 30। तो 1 का मान कितना आ गया, 30 आ गया। और हमें निकालनी है पहली संख्या, तो पहली संख्या कितना मान लेके बैठी, 1। तो 1 का मान कितना होगा, 30 ही होगा। तो जो आंसर होगा वो 30 ही होगा, ठीक है ना। पहली संख्या 30 ही होगी। अब कोई आपसे पूछे कि दूसरी संख्या बता सकते हो क्या, इसमें तीसरी संख्या बता सकते हो, तो ना बता सकते, ठीक है ना, क्योंकि तीनों संख्याओं का योग दे रखा है, 3 जो निकालेंगे। अगर हम 30 की यहाँ पे गुणा कराएंगे तो 30 3 90 आएगा, और 90 जो आएगा वो इन तीनों संख्याओं का योग आएगा। अब इन संख्याओं में कौन सी बैठी है कितने नंबर की, तो ये ना हमें पता। 5 संख्याओं का, भाई टाइम कितना हो गया, 10:40 हो गए। चलो तो कोई दिक्कत ना, आप इस सवाल को करो। 5 संख्याओं का औसत 76 है, ठीक है, 5 संख्याओं का औसत 76 है। पहली संख्या अन्य संख्याओं के योग की 1/4 गुना है, ठीक है। पहली संख्या अन्य संख्याओं के योग की 1/4 गुना है। तो पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या ज्ञात करनी है। विकल्प दे रखे हैं 171, 114, 76 और 60, ये विकल्प है जी। करके दिखा दो जल्दी से, कौन करके दिखाएगा, ऐसे अभी वाले सवाल की तरह ही होगा, ठीक है। आप कैसे करोगे, देखो भाई पहली संख्या है और ये 3, दूसरी, तीसरी और चौथी और पांचवी, 5 संख्या हो गई। इन सब का योग कितना है, 4 है, ठीक है। पहली संख्या कितनी है, 1 है नहीं, तो ये वाली होगी ना, होगी पहली संख्या इन चारों संख्याओं के योग की 1/4 गुनी होगी। अब 1/4 गुनी होगी तो हमें अब क्या करना है, औसत निकालना है। औसत कैसे निकालेंगे, सबका योगफल, 1 और 4 कितना हो गया, 5 हो गया। और कितनी संख्या है, 5, तो 5 से 5 डिवाइड करूंगा, कितना आ जाएगा, 1। और 1 का मान कितना दे रखा है, 76 दे रखा है। तो पहली संख्या कितनी निकल के आ जाएगी, 76 की गुणा करा दो बस, तो 76 ही आंसर हो जाएगा इस सवाल का। सही है, बात क्लियर हो गई। चलो जल्दी से एक आध सवाल और करो, है नहीं, दो एक सवाल और कर लो जल्दी से। ये तो पहले वाले सवाल की तरह ही था, आराम से हो गया होगा। आप अगला सवाल करके दिखाओ। 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का औसत 1051 है, 1051 है, ठीक है। 5 संख्या, और ये संख्या कौन सी लिख लेना, 5 प्राकृतिक, ठीक है, 5 प्राकृतिक है, ठीक है ना। 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 1051 है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत जो है 1051 है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है।
5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 1051 है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 1053 आ रही है। बताओ भी जल्दी से सब लोग। देखो अब इसे समझ लो, यानी सवाल समझ लो क्या है। देखो 5 संख्याओं का औसत क्या दे रखा है? 1051। औसत का मतलब क्या होता है? औसत का मतलब होता है बीच की संख्या, बिल्कुल मध्य की संख्या, है नहीं, मध्यमान, बिल्कुल ठीक है। देखो औसत का मैंने लिखा है ना, कौन सी औसत का मतलब क्या होता है? मध्यमान, बिल्कुल बीच की संख्या हो गई। तो हमें तो बीच की संख्या दे ही रखी है ना, 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 1051 दिया, इसका मतलब क्या है? बीच की संख्या दे दी। अगर हमारे पास में ऐसे 5 संख्या है, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये 5 संख्या है, तो इसका मतलब ये वाली बीच की संख्या तो हमें दे ही दी। औसत देने का मतलब है कि बीच की संख्या दे दी, और बीच की कितनी है? 1051 है। अब अगर बीच की 1051 है, इधर ध्यान दो, अगर बीच की 1051 है और कौन सी संख्या है? प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक कैसे होती है? लगातार होती है नहीं, लगातार मतलब एक से काउंटिंग वाली संख्या होती है। प्राकृतिक संख्याओं में गैप कितना होता है? एक का गैप होता है। तो 1051 से पहले कौन सी होगी? 1050 होगी। 1050 से पहले कौन सी होगी? 1049 होगी। 1051 से आगे कौन सी होगी? 1052 होगी। और 1052 से आगे कौन सी होगी? 1053 होगी। तो अब 5 संख्या होगी ना, हो गई। अब पांचों संख्याओं में सबसे छोटी बता सकते हो, सबसे बड़ी बता सकते हो, तीसरी बता सकते हो, चौथी बता सकते हो, दूसरी बता सकते हो। तो सारी संख्या निकल कर आ जाएंगी। अंशु बात समझ में आई ना? ठीक है, निकाल लोगे ना ऐसे। अब ऐसा कोई सवाल होगा तो कर दोगे ना आराम से। ये जरूर ध्यान रखना है, ये जो औसत दे रखा है ना, ये तो बीच का ही होगा, हमेशा ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है ये संख्याएं कैसी हैं। अगर प्राकृतिक है तो मैंने लगातार चलाई है, ठीक है, प्राकृतिक लगातार चलती है। अगर मान लो यहाँ पे सम लिखा होता, यानी यहाँ पे मान लो लिखा होता सम, ठीक है, तो इसका मतलब है कि फिर मैं सम संख्या देखता, यानी यहाँ पे सम के हिसाब से देता वो। अगर यहाँ पे विषम संख्या होती तो फिर यहाँ पे विषम संख्या देखता, मैं विषम पकड़ता। मतलब जैसे अगर विषम दे देता तो ये वाली विषम बीच की हो जाती, इससे पहले विषम पकड़ता, फिर कौन सी आती? 1049 आती, यानी इससे पहले फिर 1047 आती, इससे आगे फिर 1053 आती, फिर यहाँ पे 1055 आती। तो आंसर ऐसा आता। समझ रहे हो ना बात, समझाना जो चाह रहा हूँ? ठीक है, समझ में आई? चलो तो एक सवाल करके दिखाओ। हाँ तो भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। तब अलग तरीके से देता। देखो 6 का भी करवा दे रहा हूं मैं, मान लो ऐसे दे दिया 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 50.5 है, 50.5 है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या कौन सी है बताओ? 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 50.5 है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत है 50.5, तो सबसे बड़ी बतानी है। अब प्राकृतिक बोलिए, ठीक है, ये ध्यान रखना 10 है। अभी जैसे तुम बोल रहे जोड़े में आ जाए तो कैसे करेंगे? यही तो भाई, जोड़े में आ जाए तो कोई दिक्कत ना है। मैंने क्या बताया? औसत जो होगा हमेशा बीच की संख्या होगा, 50.5। ये क्या होगा? हमेशा बीच की संख्या, बिल्कुल बीचों बीच में बैठा होगा औसत हमेशा। अब मुझे बताओ कैसी संख्याओं की जिक्र हो रहा है यहाँ पे? प्राकृतिक संख्याओं की। क्या ये वाली प्राकृतिक संख्या है 50.5? भाई 50.5 कोई प्राकृतिक संख्या थोड़ी होती है, ये तो दशमलव संख्या है, दशमलव लगा हुआ है। तो इसका मतलब प्राकृतिक संख्या हमें पता करनी पड़ेगी। तो इससे पहले पता कर लो और इससे आगे पता कर लो, ठीक है, इससे पहले और इससे आगे। तो 50.5 से पहले कौन सी होगी? 50 होगी, और 50 से आगे कौन सी होगी? 51 होगी। ये बीच में पड़ गई ना, पड़ गई। अब कितनी करनी है? 10 करनी है। तो 10 करनी है तो इसका इधर कितनी होंगी भाई? ये वाली बीच की है तो 5 इधर होंगी, 5 इधर होंगी। तो आप 5 इधर बना लो पहले, ठीक है, ये 5 बना लो, 5 इधर बना लो, ठीक है। इसका मैं एक तरीका और बताऊंगा जो इससे भी ज्यादा सिंपल है। मैं अभी बेसिक तरीका समझा दे रहा हूँ। तो ये 50 हो गई। अब कौन सी बतानी है? सबसे बड़ी। तो हमें तो इधर को जा रहा है, बड़ी की तरफ को। तो 51 के बाद कौन सी आएगी? 52। फिर कौन सी आएगी? 53। फिर कौन सी आएगी? 54। फिर कौन सी आएगी? 55। तो सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी? 55 हो जाएगी। सबसे छोटी पूछता तो इधर आ जाओ चलते चलते, ठीक है। दूसरा तरीका बताऊं मैं। देखो दूसरा तरीका मैंने क्या बताया, ये बता रहा हूँ। 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत दे रखा है नहीं, और ये क्या दे रखा है? 50.5 है। तो अब मुझे पता है 50.5 जो होती है बीच की संख्या होती है नहीं। अब 50.5 जो है बीच की संख्या, और मुझे निकालना है सबसे बड़ी। तो इसका मतलब आप ना इससे पहले एक पहली और एक अगली संख्या निकाल लो। मान लो ये निकाल ली मैंने, 51 निकाल ली।
अब 51 आ गई, इससे जस्ट बाद की संख्या, इसका मतलब है इधर को कितनी संख्या है, 5 है। 51 से आगे कितनी संख्या है, आगे पड़ेंगी 4 संख्याएं, और 4 संख्याएं अगर मैं इसमें 51 में 4 ही जोड़ दूं, क्योंकि हर एक प्राकृत संख्या का तो अंतर एक ही होता है, और इसमें 4 आगे चला जाऊंगा तो डायरेक्ट ही संख्या पा जाऊंगा, तो 51 में 4 जोड़ दो 55 पहुंच जाओगे। इस बात समझना, प्राकृत संख्या का जो गैप होता है ना वो कितना होता है, 1 का होता है। ठीक है, इसी पर आधारित चलो एक सवाल करके दिखाऊं मैं, एक इंटरेस्टिंग सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, उससे आप करके दिखाओ। मान लो ये तो तुम अभी कर पा रहे हो, सवाल अगर ऐसा होता, जैसे मान लो आपसे मैं बोलूं कि भाई 100 प्राकृतिक संख्याओं, 100 लगातार लिख लेना, 100 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 5555 है। ठीक है, 100 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत, ये वाला दशमलव लगा लेना, ठीक है, यहाँ पे 5555 इतना है, तो सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का योगफल कितना होगा, अब इसे देखो, सवाल थोड़ा सा तुम्हारे लेवल से हट चुका है। 100 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 5555.5 है, तो सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात करना है। 11,208। अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओ और बताओ जल्दी से कितना आंसर आएगा। करोगे रितेश, जल्दी से आंसर दो। योगफल 100 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 5555 है, तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योगफल बताना है। अब दिमाग लगाओ, तुम अगर ये सोच रहे होगे 100 कोई बीच की संख्या लगा लो और 100 संख्या निकाल लो, तो कॉपी बढ़ जाएगी। मैं ही समझाऊं, समझा दूं है नहीं, मैं समझा दे रहा हूं, आ जाओ इधर आ जाओ, मैं समझा दे रहा हूं। ठीक है, देखो समझो, कोई दिक्कत ना है, ना हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, इधर समझो। देखो 100 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत इतना दे रखा है, औसत का मतलब क्या बताया मैंने, बीच की संख्या। ठीक है, अच्छा एक बात, अभी मैं तुम्हें सवाल, इतने सारे सवाल करवाए मैंने अभी, ठीक है, औसत मैंने बताया था कैसे निकालते हैं, औसत निकाला कैसे जाता है, तो मैंने ये बताया था कि फर्स्ट की संख्या और लास्ट की संख्या जोड़ दो और उसका आधा कर दो तो औसत निकल जाएगा। ये वाली बात बताई थी ना, बताई थी, पहली संख्या और लास्ट की संख्या जोड़ कर आधा कर दो, औसत निकल आएगा। तो आपको औसत तो दे ही रखा है, ये वाला दिया है ना, दिया है भाई, इसके औसत के बराबर कितना लगा दो, 5555 दशमलव कितना 5। अब फर्स्ट और लास्ट ये पूछ क्या रहा है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, सबसे बाद की, और सबसे छोटी कौन सी होगी, पहली। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल, तो ये योगफल तो दे ही रखा है, पहली संख्या और लास्ट की संख्या को जोड़ के आधा करके ही तो निकालते हैं औसत, तो इसमें पहली संख्या लास्ट की संख्या जोड़ के इतना दे रखा है। अब मुझे पहली संख्या और लास्ट संख्या का जोड़ योगफल ही तो बताना है, तो योगफल निकाल सकता है, मैं आराम से निकाल सकता हूँ, बट एक चीज कहां पे पहुंचानी, गुणा में पहुंचानी, बस इसका दुगना करना है कुल मिलाकर। कभी ध्यान रखना, अगर कितनी भी संख्याओं का औसत दे तुम्हें, नहीं प्राकृतिक संख्याओं का, कितनी भी संख्याओं का, ठीक है, तो और अब तुमसे पूछे कि पहली संख्या लास्ट संख्या का क्या करना है, औसत योगफल निकाल दो, तो क्या करना है, इसका ही दूना कर देना है। ठीक है, देखो दूना ही हो जाएगा, कितना हो जाएगा, फर्स्ट प्लस लास्ट, यानी कितना हो जाएगा 5555 का दूना कर दो तो कितना हो जाएगा बताओ, 11,111।
भाई फर्स्ट और लास्ट का मतलब औसत इतना दे रखा है, फर्स्ट और लास्ट का हमें योगफल निकालना है, तो 5555 का 5555.5 का दूना करेंगे तो कितना आएगा, 11,111 आएगा।